आप सभी को नमस्कार। आज़ाद MPPSC यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और वार्षिकी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में जो कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि घटित तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण मुझे लगा मैं उसकी चर्चा आज करने आया हूं। क्योंकि यदि हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की तो कम से कम 2 घंटे की वीडियो होगी, तब जाके आपके पूरे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर हो पाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे सूचकांक और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, तो उन्हीं से संदर्भित चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। और आपको बता दें कि आज़ाद MPPSC यूट्यूब चैनल पर आज जो साप्ताहिक सीरीज वहाँ पर चलती है उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप जाकर वहाँ भी साप्ताहिक वीडियो देख सकते हैं और एक नया तरीका करंट अफेयर्स का पढ़ने का समझ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको रुचिकर लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं UAE से। अरब देशों से हम शुरुआत करने वाले हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की शुरुआत अरब देशों से करने वाले हैं और सबसे पहले हम देखेंगे वराकाह संयंत्र के बारे में। इसके बारे में क्या जानकारी है आपको, ये सबसे पहले देखना है। वराकाह संयंत्र क्यों चर्चा में है? अरब देशों का संयंत्र है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि अरब जगत में निर्मित होने वाला यह पहला नाभिकीय संयंत्र है। अरब जगत में निर्मित होने वाला यह पहला नाभिकीय संयंत्र है जिससे विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो पहला नाभिकीय संयंत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। अरब देशों का वराकाह संयंत्र, नाम भी इसका पता होना चाहिए। यदि पूछा जाए कि ये है कहाँ पे, किस स्थान पे है, किस देश में है, तो ये आपको देखने को मिलेगा UAE में। UAE में देखने को मिलेगा। UAE की जो राजधानी है अबू धाबी, UAE की राजधानी अबू धाबी में ये देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें इसकी क्षमता कितनी है, तो 1400 मेगावाट उत्पादन की इसकी क्षमता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे आपने देखा कि अरब देशों का पहला नाभिकीय संयंत्र है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, यह भी याद आना चाहिए कि अभी हाल ही में अरब देशों के पहले कोयला आधारित संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया था। कोयला, ये तो हो गया नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित, दूसरा था कोयला आधारित संयंत्र और इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसका नाम था हयासन क्लीन कोयला पावर स्टेशन। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। हयासन क्लीन कोयला पावर स्टेशन ये आपको देखने को मिलेगा दुबई में। मतलब कि दोनों के दोनों जो अरब देशों के पहला कोयला संयंत्र बनाया है जिसका नाम है हयासन, वो भी आपको UAE में देखने को मिलेगा। दूसरा वराकाह संयंत्र, ये भी आपको UAE में देखने को मिलेगा, लेकिन स्थान अलग अलग हैं। जहां वराकाह संयंत्र आपको अबू धाबी में देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको हयासन जो संयंत्र है ये आपको दुबई में देखने को मिलेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे दुबई की, UAE की बात कर रहे थे, तो आपको बता दें UAE के बारे में जब हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने, आपको याद होगा शायद ये घटनाक्रम, भारत सरकार ने UAE को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया है। मतलब पारस्परिक राज्य क्षेत्र, पारस्परिक सहयोग वाला क्षेत्र घोषित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो UAE को भारत ने पारस्परिक सहयोग वाला क्षेत्र घोषित किया है, रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी घोषित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी याद होगा कि भारतीय जो थल सेना अध्यक्ष हैं, भारतीय थल सेना अध्यक्ष इन दिनों UAE और सऊदी के दौरे पर गए थे, सऊदी अरब के दौरे पे गए थे। और हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने, ये नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन ठीक है। तो UAE में गए थे और सऊदी अरब में गए थे और हम बात कर रहे हैं UAE की। तो आपको बता दें कि इससे पूर्व एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, ये भी इन देशों की दौरे पर गए थे, जिनमें ये गए थे बहरीन, UAE और तीसरा था सेशल्स। तो बहरीन, UAE, सेशल्स के दौरे पर इससे पूर्व में हमारे एस जयशंकर गए थे। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि UAE दौरे पर हाल ही में भारत के किस देश के या भारत के कौन से अधिकारी गए थे, तो आपको जवाब देना है मनोज मुकुंद नरवाने। कौन से मंत्री गए थे, तो एस जयशंकर का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दौरों से संबंधित प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत UAE का जो बैठक होता है, जो सत्र होता है, संयुक्त सत्र होता है, इसकी आगामी बैठक अबू धाबी में होगी, ये भी आपको याद रखना है।
भारत यूएई की जो बैठक होती है, संयुक्त आयोग की जो बैठक होती है, इसका आयोजन यूएई में किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं यूएई की, तो यूएई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे यूएई की राजधानी है आपको अबू धाबी देखने को मिलेगी, और अबू धाबी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए यहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी याद आना चाहिए जब बात करते हैं यूएई की, कि अभी हाल ही में यूएई का इजराइल से जो विवाद था वो समाप्त हुआ, मतलब इजराइल के साथ इनके संबंध पुनः बहाल हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इजराइल से इनका लगातार बहुत दिनों से कुछ द्वीपों को लेकर और कुछ क्षेत्रीय विवाद चल रहा था, जो अब समाप्त हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने बात किया सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के बारे में क्या पता होना चाहिए कि सऊदी अरब जो है इसकी राजधानी है रियाद, और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सऊदी अरब के साथ साथ आपको गल्फ़ में क्या याद रखना है, एक शहर याद रखना है दोहा। दोहा क्यों याद रखना है, क्योंकि पहली बार जब तालिबान और अफ़गानिस्तान की वार्ता हुई थी तो वो दोहा शहर में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली तालिब अफ़गान वार्ता दोहा शहर में हुई है। और जैसे ही बात दोहा की करते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आगामी जो फुटबॉल विश्व कप है वो उसका आयोजन जो है यहीं पर, फीफा जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसका आयोजन भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सऊदी अरब है इसने अल्पवयस्कों के लिए जो मृत्युदंड की सज़ा थी उसको समाप्त कर दिया है। मतलब जो अल्पवयस्क हैं उनके लिए, जो वयस्क नहीं हैं बच्चे, उनके लिए जो मृत्युदंड की सज़ा थी उसको सऊदी अरब ने समाप्त कर दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि 2015 से लेकर 2019 के बीच तक सबसे ज़्यादा यदि हथियारों का आयातक कोई देश है तो आयातक देश आपका है सऊदी अरब, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो ये है यूएसए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यदि हम बात कर लें कि अभी हाल ही में किस देश ने, खाड़ी के किस देश ने या अरब के किस देश ने काला सागर में एक नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जवाब है तुर्की। तुर्की में काला सागर के क्षेत्र में 300 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का जो है पता लगाया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपने कुछ सैन्य से जुड़ी हुई, सैन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई जानकारी जब हमने साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ा था, उससे संबंधित विशेषांक को देखा था, तो वहाँ पे देख लिया था जैसे नूर नामक उपग्रह ईरान ने भेजा था, और इससे संबंधित कई अन्य सारे, जैसे बेरीसीट मिशन हमने देखा था यूएई का, तो इससे संबंधित चीज़ें हम पूर्व के विशेषांक में देख चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एशिया से जुड़े हुए कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे सबसे पहली बात, जब बात एशिया की होती है, अब एशिया रीजन में अरब का भी जो कंट्री है, अरब के जो देश हैं वो भी एशिया में आते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम विशेषकर दक्षिण एशिया की बात करने वाले। तो सबसे पहले आपको देखना है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, और बांग्लादेश के बारे में आज हमने डिटेल से चर्चा किया है, जो अपनी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें बांग्लादेश से संबंधित चर्चा किया है, क्योंकि कुछ नए रेल मार्ग हैं जो बांग्लादेश में ओपन किए गए हैं, उसकी चर्चा हमने किया था, तो वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश क्यों चर्चा में है, क्योंकि बांग्लादेश को हमने 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन गिफ्ट किया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन गिफ्ट किए हैं, तो उसका जवाब आपका होना चाहिए बांग्लादेश। दूसरी बात आती है, जब बात आती है बांग्लादेश की, तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस आधारित एक परियोजना है जिसके लिए रिलायंस पावर ने जेरा इंक से समझौता किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिलायंस पावर है और बांग्लादेश की एक कंपनी है जेरा इंक जिसके साथ समझौता किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने क्या कहा है कि 1971 के युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए स्मारक बांग्लादेश अपने देश में बनवाएगा। तो जो भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं 1971 जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 2021 में, यदि हम देखें तो इसकी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और इस 50 वर्ष के उपलक्ष्य में यदि हम देखें तो बहुत सारे कार्यक्रम बांग्लादेश में आयोजित किए जाएंगे, जिसके बारे में लगातार आपकी आगे की जो चर्चा होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उसमें भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे, और जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए स्मारक बनाने की बात जो है बांग्लादेश ने किया है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो बांग्लादेश से संबंधित इतनी जानकारी हो गई। बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच 3 रेल मार्ग हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे बंधन एक्सप्रेस हो गया, मैत्री एक्सप्रेस हो गया, ये चलते हैं। और तीसरा जो रेल मार्ग है अभी हाल ही में खोला गया है, चर्चा हुई है, जिसके बारे में आज के करंट अफेयर्स में, आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में चर्चा की गई है, वहाँ से जाकर आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं चीन से संबंधित कुछ। क्या चीन से संबंधित बात करना है? चीन ने अभी हाल ही में तृतीयक पीढ़ी की नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी जो है विकसित किया है। तृतीय पीढ़ी की नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकसित किया है, जिसका नाम क्या है वो पूछा जा सकता है। ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, हुआलांग 1। हुआलांग 1 क्या है? ये चीन से संबंधित है और ये है क्या? चीन की तृतीयक पीढ़ी की नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भारत सरकार ने पूर्व में चीन के 118 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया था, इसके बारे में आपने सुना होगा, जानकारी रही होगी। और जो 118 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए गए थे, पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत किए गए थे, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा है 69A। सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है उसकी धारा है 69A, और इस धारा के अंतर्गत चीनी ऐप को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया था, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खंडों की जो भारत के संबंध में और अन्य देशों के संबंध में महत्वपूर्ण है। जैसे भारत और यूरोपीय संघ जो है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच अभी हाल ही में वैज्ञानिक तकनीकी से संबंधित, तकनीकी शोध से संबंधित समझौता हुआ है, तो यह आपको पता होना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है भारत और नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया के मध्य भी समझौता हुआ है, और भारत और नाइजीरिया के जो मध्य समझौता हुआ है ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौता हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हम बात नाइजीरिया की करते हैं, आपको कुछ पता होना चाहिए क्या, कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है नाइजीरिया, और नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी WHO की, जिसने बता दिया था कि अफ्रीका जो है अब पोलियो मुक्त हो चुका है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप अब पोलियो मुक्त हो चुका है, और जो सबसे अंतिम देश है जो पोलियो मुक्त हुआ है वो था नाइजीरिया। और नाइजीरिया में जो पोलियो के मामले देखे गए थे, लेटेस्ट जो आपके मामले देखे गए थे वो 2016 में देखे गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब भी किसी देश को पोलियो मुक्त, किसी रोग से मुक्त घोषित किया जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जिस संबंधित रोग के लिए इसको मुक्त घोषित किया गया है वो कम से कम 4 वर्ष तक वो मामले ना देखे जाएं। तो 2016 में देखे गए थे, 2020 तक नहीं देखे गए, 2016 से 2020 के बीच, जिसके कारण नाइजीरिया को भी अब पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, और इसी के साथ साथ पूरा अफ्रीका आपका पोलियो मुक्त हो चुका है। यदि हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो अभी पाकिस्तान में पोलियो के देखने को मिलते हैं, और अफगानिस्तान, तो पड़ोसी देशों में यदि हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी भी पोलियो से पीड़ित हैं। और हम बात कर रहे हैं पोलियो की, तो आपको बता दें पोलियो जो है एक विषाणु जनित रोग है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में पूछा जाता है कि ये विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है, तो पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नाइजीरिया के संबंध में आप इतना फैक्ट देखा, और नाइजीरिया के संबंध में जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और अंतरिक्ष सहयोग की बात हम कर रहे थे कि नाइजीरिया और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग के लिए समझौता हुआ है, तो आपको बता दें USA ने एक व्यावसायिक मालवाहक अंतरिक्ष यान बनाया है, भेज रहा है। USA जो है एक मालवाहक अंतरिक्ष यान भेज रहा है अंतरिक्ष स्टेशन पर, और इसने इसका नाम रखा है किसके नाम पे? कल्पना चावला के नाम पे रखा है। ये भारतीय मूल की थी, नासा की अंतरिक्ष यात्री थी। एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद से लगातार ये चर्चा में बनी हुई थी, और इस घटना के लगभग 6 से 7 साल से ज़्यादा हो गए इस घटना को। और आज अमेरिका ने जो अपना मालवाहक यान भेजा है अंतरिक्ष में, उसके लिए इन्होंने बात किया है कि इसका नाम कल्पना चावला के नाम पे रखा जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक तथ्य और आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट कहती है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2020 में जितने भी लोगों को नागरिकता दी गई है उनमें सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो नागरिकता मिली है लोगों को, सभी मूलों के लोग हैं, सभी देशों के लोग हैं जो नागरिकता के लिए अप्लाई किए थे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा नागरिकता दी गई है वो भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता मिली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आप जब बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने यूरोपीय संघ की बात किया, यूरोपीय देशों की बात किया, अफ्रीका की बात किया, हमने ऑस्ट्रेलिया की बात किया, तो आपको बता दें कि एक देश है स्पेन।
एक देश आपका आता है स्पेन, और स्पेन में एक नया वायरस देखा गया है जिसको बोलते हैं वेस्ट नील वायरस। तो वेस्ट नील वायरस के मामले सामने आए हैं स्पेन में, वेस्ट नील वायरस के मामले सामने आए हैं। और ये जो वेस्ट नील वायरस है ये मच्छरों से फैलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मच्छरों से फैलने वाला एक वायरस है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य इंडोनेशिया से संबंधित है। इंडोनेशिया में आप जानते हैं कि बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, बहुत सारे ज्वालामुखियों का एक प्रकार से देखें इंडोनेशिया जो द्वीपों पर बसा हुआ है वो सभी के सभी लगभग ज्वालामुखी द्वीप हैं। और इसमें यदि हम देखें तो एक ज्वालामुखी अभी हाल ही में फटा है जिसका जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है सिनाबुंग, माउंट सिनाबुंग। और माउंट सिनाबुंग जो ज्वालामुखी है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, ये अभी हाल ही में फटा है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में फटा है। ठीक है, इंडोनेशिया में फटा है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी। और आपको बता दें कि यह एक इसको जो बोल सकते हैं आप कि ये सक्रिय नहीं था, 400 वर्षों बाद ये सक्रिय हुआ है। ये जो ज्वालामुखी है ये 400 वर्षों बाद सक्रिय हुआ है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि इंडोनेशिया की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जैसे क्राकाताऊ हो गया, आपने नाम सुना होगा, तो इस तरह से मेरापी हो गया, तो बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। तो इन ज्वालामुखियों में एक क्या है, ये सक्रिय हैं, लगातार फटते रहते हैं, लेकिन ये सक्रिय नहीं, 400 वर्षों बाद फटा है। तो निश्चित रूप से ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। और इंडोनेशिया की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। और जकार्ता जो राजधानी है, इंडोनेशिया ने बात किया था कि अब अपनी राजधानी को ये ईस्ट कालीमंतन शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी इस पर कोई आगे बात नहीं बनी है। लेकिन इन्होंने घोषणा कर दिया था कि अपनी राजधानी को जकार्ता से ईस्ट कालीमंतन ले जाएंगे। और क्यों ले जाएंगे? क्योंकि समुद्र में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण जकार्ता के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है, और इसी के कारण यह कदम उठाया जाएगा। अब एक प्रश्न यह बन सकता है कि माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो आपको बता दें ये सुमात्रा द्वीप पर है। यहाँ के दो प्रमुख द्वीप हैं, एक है सुमात्रा, एक है जावा। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सुमात्रा द्वीप पर स्थित है, इसके बारे में भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभी है भारत और मालदीव के बीच, भारत और मालदीव हैं, आप जानते हैं। भारत और मालदीव के मध्य अभी अभी 5 द्वीपों को विकसित करने के लिए समझौता हुआ है, जिसको आपने सुना होगा अडू एटाल। तो अडू एटाल को विकसित करने के लिए उसमें 5 छोटे छोटे द्वीप आते हैं, जिनको विकसित करने के लिए मालदीव ने भारत सरकार से समझौता किया है। तो पूछा जा सकता है अडू एटाल कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आप आंख मूंद के टिक करेंगे मालदीव, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि एक देश हमारा यहीं पड़ोसी है, मॉरिशस। मॉरिशस ने क्या किया था? मॉरिशस ने अभी हाल ही में पर्यावरण आपातकाल घोषित किया था। क्यों पर्यावरण आपातकाल घोषित किया था? क्योंकि यहाँ पर जापान का एक टैंकर था, जापान का एक जहाज था जो यहाँ के रीफ में फंस गया था, जिसके कारण तेल का रिसाव हो रहा था, और इसके कारण इन्होंने पर्यावरण आपातकाल घोषित कर दिया है। और जैसे ही बात जापान की आती है, आपको तुरंत याद आना चाहिए शिंजो अबे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से दे दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात हम मॉरिशस की करते हैं, आपको यह एक मिशन याद आना चाहिए, मिशन सागर। मिशन सागर क्यों याद आना चाहिए? मिशन सागर में हमने एक जहाज भेजा था, INS केसरी। क्यों भेजा था? जो कोविड-19 के दौर में जो हमारे द्वीपीय देश हैं, जो हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, उनमें स्वास्थ्य संबंधी दवाओं की आपूर्ति के लिए हमने कुछ मिशन चलाया था, जिसका नाम था मिशन सागर। और इसमें हमने जो जहाज भेजा था वो था INS केसरी। ये भी आपको पता होना चाहिए मिशन सागर के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार के बारे में क्या समझने वाले हैं? म्यांमार के बारे में समझना यह है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में कैंसर उपचार के लिए भारत ने रेडिएशन उपकरण, जिसको बोलते हैं भाभाट्रान 2, इसको म्यांमार को देने का फैसला किया है। तो याद रखिएगा, भारत म्यांमार को कैंसर उपचार के लिए भारत ने रेडिएशन उपकरण भाभाट्रान 2 उपलब्ध कराया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही म्यांमार की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की राजधानी है नेपिदा, मुद्रा है बर्मिस क्याड,
और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए थे। भारत में कहाँ पर आए थे? एक तो इन्होंने आगरा विजिट किया था, दूसरा बोध गया का विजिट किया था। तो दो स्थान पता होना चाहिए कि म्यांमार के राष्ट्रपति कहाँ आए थे भारत में, आगरा और बोध गया की यात्रा पर गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि अभी हमारे थल सेना अध्यक्ष भी म्यांमार की यात्रा पर गए थे और वहाँ पे कलादान मल्टी मॉडल, बहुत सारे समझौते हुए थे, लेकिन कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के लिए बात हुई थी, जो कोलकाता को जोड़ता है सितवे से। कोलकाता पोर्ट है, इसको जोड़ता है सितवे से, और सितवे पोर्ट आपका पड़ता है रखाइन प्रांत में। रखाइन प्रांत से रोहिंग्या का विवाद शुरू हुआ था, और रोहिंग्या की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कॉक्स बाजार एरिया है बांग्लादेश का, जहां पे सबसे ज़्यादा रोहिंग्या रहते हैं। और ये जो कॉक्स बाजार एरिया है ये बांग्लादेश का तटीय क्षेत्र है। और जब बात करते हैं बांग्लादेश की तो आपको एक द्वीप याद आना चाहिए जिसका नाम है भांसड़ चार द्वीप। भांसड़ चार द्वीप क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश ने भांसड़ चार द्वीप पर रोहिंग्या को बसाने का प्रयास किया था, जिसके कारण से ये द्वीप भी चर्चा में था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहला वैश्विक, क्योंकि आप रिफ्यूजी की बात कर रहे हो, तो पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहां पर आयोजित किया जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला वैश्विक रिफ्यूजी जो फोरम है वो आपका आयोजित किया जाएगा जेनेवा में। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है कि पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम जेनेवा में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक परियोजना आपने नाम सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खोलांगछू। खोलांगछू खोलांगछू पन बिजली परियोजना। खोलांगछू पन बिजली परियोजना ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये जो खोलांगछू पन बिजली परियोजना है ये भारत और भूटान का संयुक्त उपक्रम है। भारत और भूटान मिलकर इसको विकसित कर रहे हैं और ये लगातार चर्चा में है। अब आज बात आती है खोलांगछू जो पन बिजली परियोजना है, कितनी क्षमता है इसकी? तो 600 मेगावाट की क्षमता की ये परियोजना है, और ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, भूटान की जो मुद्रा है पूछी जाती है, तो यहाँ की मुद्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भूटान की मुद्रा को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको बता दें यहाँ की मुद्रा है नगुल ट्रम। एक बार देख लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद मुझे 90% चांस है कि नगुल ट्रम ही होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दें एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं तिरु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तिरुक्कुरल। ये जो ग्रंथ है तिरुक्कुरल, ये क्यों चर्चा में है? ये ग्रंथ जो था इसका थाई अनुवाद कराया गया अभी याद। ये एक तमिल ग्रंथ है, और ये तमिल ग्रंथ होने के साथ इसका थाई अनुवाद पहली बार हुआ है। थाई भाषा में इसका अनुवाद कराया गया है, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में चर्चा किया था, इसलिए ये पता होना चाहिए तिरुक्कुरल जो तमिल ग्रंथ है उसका थाई अनुवाद उपलब्ध कराया गया। और आपको पता होगा कि अभी आप इस समय यदि हम देख रहे हैं तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, और गोवा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है वो पुर्तगाल से आज़ाद होने के लिए या पुर्तगालियों के गोवा छोड़कर जाने के बाद से मनाया जाता है। और आपको बता दें जब बात आती है पुर्तगाल की तो आपको एक पुरस्कार याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार। और ये जो गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार है, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार जो है इसको दे रहा है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार भी शुरू किया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है हमारा? तो यहाँ पे एक तरफ से मैं नहीं करा रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है आपके लिए उन्हीं की चर्चा यहाँ पे हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। कुछ सम्मेलनों के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे सबसे पहली बात ब्रिक्स देख लेते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन, बहुत सारे सम्मेलन हुए, आभासी रूप से इस बार सम्मेलन हुए, लेकिन पूछे जा सकते हैं। जैसे ब्रिक्स सम्मेलन था, ब्रिक्स सम्मेलन जो था, यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो इसमें जो वर्ड लिखे हैं इतने देश इसमें शामिल हैं, जैसे बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, सी फॉर चाइना, आई फॉर इंडिया और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इतने देशों का एक संगठन है जिसको बोलते हैं ब्रिक्स। और ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये वर्ष 2009 से वार्षिक होता है, 2009 से इनका वार्षिक सम्मेलन होता है। और इस बार क्या पूछा जा रहा है
कि इस बार इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इस बार इसकी अध्यक्षता किया है रसिया ने। तो ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है, रसिया ने। अब चाहे ब्रिक्स के मंत्रियों की बैठक हो, चाहे रक्षा मंत्रियों की बैठक हो, चाहे विदेश मंत्रियों की बैठक हो, कोई भी पूछा जाए कि इस बैठक का आयोजन या अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया ब्रिक्स से संबंधित, तो वो क्या आप जवाब दोगे, रूस आप जवाब दोगे। इसमें कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही हम बात ब्रिक्स की करते हैं तो बता दें कि ब्रिक्स में जो है मास्को घोषणा पत्र अपनाया गया। इस बार ब्रिक्स बैठक में मास्को घोषणा पत्र अपनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब बात आप ब्रिक्स की करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या कि ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर जो देखने को मिलता है वो आपको संघाई में देखने को मिलता है। और संघाई कहाँ पे है, संघाई चीन में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर आपको संघाई में देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि न्यू डेवलपमेंट के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है मार्कोस पराडो ट्रोंजेओ। इनका नाम भी आपको याद रखना है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें अगली जो ब्रिक्स की बैठक होगी, अगली ब्रिक्स की जो बैठक होगी वो भारत में 2021 में आयोजित की जाएगी। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 2021 में अगली बैठक भारत में आयोजित की जाएगी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई, संघाई सहयोग संगठन की भी बैठक हुई और इस बैठक की भी अध्यक्षता रसिया ने किया। रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन द्वारा इसकी भी अध्यक्षता की गई। तो ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन दोनों की अध्यक्षता रसिया ने किया। और संघाई सहयोग संगठन की यदि हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। जैसे जानते हैं आपकी संघाई सहयोग संगठन में भारत भी सदस्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन में भारत कब पूर्ण सदस्य बना, तो वर्ष 2017 से भारत पूर्ण सदस्य के रूप में संघाई सहयोग संगठन में कार्यरत है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हमने बात किया कि रूस इनकी अध्यक्षता कर रहा है, तो रूस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो पता होना चाहिए। जैसे रूस की मुद्रा है राजधानी है मास्को, मुद्रा है रूबल, रशियन रूबल, और यहाँ की संसद को बोलते हैं ड्यूमा। इतनी बेसिक जानकारी है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे ही हम बात मास्को की करते हैं, आपको बता दें इसरो ने अपनी तकनीकी संपर्क इकाई मास्को में स्थापित किया था, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप जानते हैं एक सैन्य अभ्यास हुआ था, नाम था कौकाज सैन्य अभ्यास, और कौकाज सैन्य अभ्यास रूस में हुआ था जिसमें भारत बाहर हो गया था, भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था और इस कारण से कौकाज सैन्य अभ्यास चर्चा में है। दूसरा आप जानते हैं भारत और रूस के बीच इंद्र नामक सैन्य अभ्यास होता है। इंद्र नामक एक सैन्य अभ्यास आपको महत्वपूर्ण नाम है, इंद्र आपको याद आना चाहिए। तो इंद्र नामक सैन्य अभ्यास कभी पूछा जाए तो भारत और रूस के बीच का सैन्य अभ्यास है इंद्रा या इंद्र जो भी लिखा होता है। और आपको बता दें यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसका नाम है रॉसकॉसमॉस यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है। और ये अंतरिक्ष एजेंसी जो रॉकेट प्रयोग करती है उसका नाम है सोयूज। और जो लेटेस्ट मिशन था उसका वो था एक्सपेडिशन 62, जिसके अंतर्गत जो आपके क्रिस्टीना कोच हैं वो वापस आए थे जिन्होंने पैगी विट्सन का रिकॉर्ड तोड़ा था। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कि IMF एक संस्था है, आप जानते होंगे। IMF का सदस्य बना है, 190वां सदस्य बना है। सदस्य देश का नाम है अंडोरा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि IMF का सबसे अंतिम सदस्य कौन बना है, तो आपको पता होना चाहिए अंडोरा जो देश है वो IMF का अंतिम सदस्य बना है। इसके अतिरिक्त नाटो की बात होती है। नाटो आप जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य गठबंधन है। इसमें क्या चर्चा में ये क्यों है नाटो, क्योंकि नाटो ने अपना अंतरिक्ष केंद्र बनाने की बात किया है और इन्होंने कहा है कि नाटो अपना जो अंतरिक्ष केंद्र है वो जर्मनी में बनाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाटो जो है ये विशेषकर यदि देखें तो अमेरिका के नेतृत्व वाला एक सैन्य गठबंधन है। तो आपको यह भी पता होगा कि अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा।
ठीक है। और नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जिसका नाम अब बदल कर दिया गया है क्या, मैरी जैक्सन के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि एटलस नामक रॉकेट का प्रयोग करता है नासा। इसके साथ अमेरिका की एक निजी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स जो रॉकेट करता है उसका नाम है फॉल्कन 9, ये भी आपको पता होना चाहिए। और स्पेस एक्स ने ही पहली बार अंतरिक्ष पर्यटन की बात किया था, और अंतरिक्ष पर्यटन के अंतर्गत कुछ यात्रियों को इन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन भेजकर वापस लाया था सफलतापूर्वक, जिसके कारण ये लगातार चर्चा में थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है आपका वैश्विक इंटरनेट स्पीड में रैंकिंग। जो वैश्विक इंटरनेट की रैंकिंग आई है, जो जारी करता है ओखला द्वारा जो रैंकिंग आई है, उसमें भारत का स्थान है 131वां। और यदि हम बात करें पहले स्थान पे कौन है, तो इंटरनेट स्पीड के मामले में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आई लोबी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की रैंकिंग, जिसके अंतर्गत एशिया पावर इंडेक्स जारी हुआ। और एशिया पावर इंडेक्स जो जारी हुआ उसमें बात किया गया कि कौन सा राष्ट्र एशिया प्रशांत के क्षेत्र में सबसे पावरफुल है, तो उसमें आया कि यूएसए जो है टॉप पर है। दूसरे स्थान पे कौन से है, तो दूसरे स्थान पे बात हुई चीन है। तीसरे स्थान पे कौन है, जापान है। चौथे स्थान पर कौन है, अपना देश भारत पड़ता है चौथे स्थान पे। तो एशिया प्रशांत की जो रैंकिंग जारी हुई, पावरफुल रैंकिंग जो जारी हुई, उसके अंतर्गत एशिया पावर इंडेक्स के अंतर्गत यूएसए टॉप पर है, चाइना दूसरे स्थान पे है, जापान तीसरे स्थान पे है और भारत चौथे स्थान पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा यहाँ पे हमने बात किया यूएसए टॉप पे है, तो एक और रैंकिंग आई थी जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार में भी यूएसए टॉप पे है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात हमने किया कि चीन इसमें दूसरे स्थान पे है। तो चीन के बारे में बता दें कि वैश्विक राजनयिक सूचकांक आया था, वैश्विक राजनयिक सूचकांक, और वैश्विक राजनयिक सूचकांक में चीन पहले स्थान पे था, भारत 12वें स्थान पे था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जापान की यदि हम बात करते हैं कि जापान एशिया पैसिफिक में पावर के स्थान पे, पावर रैंकिंग में आपका तीसरे स्थान पे पड़ता है। तो जापान के बारे में बता दें कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक आया था, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक आया था 2020 का, जिसमें जापान टॉप पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा मौसमी गतिविधियों से प्रभावित कोई देश है विश्व का, तो इस रैंकिंग के आधार पे आपका जापान पड़ता है। भारत की यदि हम बात करें तो भारत इस रैंकिंग में 5वें स्थान पे पड़ता है, 5वां स्थान भारत का आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ रैंकिंग है जो आपको नोट करना है। सबसे पहले वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जिसमें सिर्फ आपको भारत की रैंकिंग याद रखनी है, क्योंकि ये सूचकांक जो हैं इस पूछे जाते हैं लेकिन भारत की रैंकिंग पूछी जाती है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 112वां। ये वर्ष 2020 की रैंकिंग है और इसमें भारत का स्थान है 112वां। दूसरा है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, जिसमें भारत की रैंकिंग है 76वीं, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा आता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग है 51वीं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग की यदि हम बात करें तो भारत 40वें स्थान पे आता है, 40वीं रैंकिंग भारत की है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है विश्व प्रसन्नता सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 144वीं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पुनः आता है विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 142वीं। और आगे पूछता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 168वीं। और यदि हम बात करें IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में, तो भारत की रैंकिंग है 43वीं। ठीक है, तो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत की रैंकिंग है 43वीं। और विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 107वीं।
विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 107वीं। और स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो आया था जिसमें सिंगापुर टॉप पे था, इसमें जो भारतीय राज्य है जो टॉप पे है वो है हैदराबाद, और हैदराबाद की संयुक्त रैंकिंग में जो रैंकिंग है वो है 85वीं। मतलब 85वीं रैंकिंग में हैदराबाद आता है किसमें, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में, और इस रैंकिंग में सिंगापुर टॉप पे है। अब जिन लोगों का कुछ छूट गया होगा प्लीज़ आप वीडियो को एक बार फिर से बैक करके उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें से पहला दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जिसमें भारत की 112वीं रैंक है। दूसरी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जिसमें भारत की 76वीं रैंक है, क्योंकि ये दोनों रैंकिंग विश्व आर्थिक मंच द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों रैंकिंग को ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ मुद्दों को देखते हैं। सबसे पहले आपको नोट करना है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले आपने बीजों को नोट कर लिया होगा, जैसे शिवराजपुर बीच द्वारका में पड़ता है गुजरात में, फिर आपका घोघला बीच ये आपका दीव में पड़ता है, फिर इसके बाद कासरगोड और पदुबिद्री, कासरगोड और पदबिद्री आपको नोट करना है। फिर आपका पड़ता है कप्पड़ बीच केरल में पड़ता है, और रूसीकुंडा बीच आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर इसके बाद गोल्डन बीच है जो उड़ीसा में पड़ता है, और राधानगर बीच है जो आपके अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो इनके बारे में आप पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए आपको सरसरी निगाह से एक बार इनको देख लेना है। इनमें क्या पूछा जाता है, इनका संबंधित राज्य पूछा जाता है, तो इनका राज्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, जो अब की बार जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए। क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि इस गठबंधन में, इस सम्मेलन में एक बार फिर से भारत को पुनः अध्यक्ष और फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया है, सह अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आगामी वर्षों के लिए भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी वर्चुअल सभा थी, पहली वर्चुअल सभा जो थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वो 2018 में नोएडा में हुई थी। दूसरी सभा नई दिल्ली में वर्ष 2019 में हुई थी, और ये जो तीसरी वर्चुअल सभा थी कोविड काल में, इसमें एक बार फिर से भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं एशिया प्रशांत हेतु उपाध्यक्ष किसे चुना गया, तो एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है उसके लिए उपाध्यक्ष चुना गया है। एक तो आपका देश है फिजी और एक देश है आपका नौरू। तो फिजी और नौरू को उपाध्यक्ष चुना गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जैसे एक आता है CMS COP, CMS COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और CMS के बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, जो CMS COP है इसका उद्देश्य होता है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर। तो वन्य जीवों के जो प्रवासी प्रजाति हैं उनके संरक्षण पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, वो CMS COP के अंतर्गत बनाई जाती हैं। और CMS COP का जो 13वां सत्र था, ये 13वां सत्र ये भारत में आयोजित किया गया था। और 13वां सत्र जो भारत में आयोजित किया गया था, आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो आपको बता दें ये आयोजित किया गया था गांधीनगर में, और गांधीनगर आपका पड़ता है गुजरात में। मतलब CMS COP का जो आपका 13वां संस्करण है ये आपको भारत में देखने को मिलेगा, और ये गांधीनगर में गुजरात में आयोजित किया गया था। इसका पूछा जा सकता है केंद्रीय विषय क्या था, इस आयोजन का विषय क्या था, तो विषय आप नोट कर लीजिए, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट, माइग्रेटरीज स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम द होम, ठीक है। ये थीम तो नहीं पूछी जाएगी, जो इसका विषय है ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका जो शुभंकर है वो महत्वपूर्ण है। तो CMS COP का जो शुभंकर है वो आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है गिब्बी सोन चिरैया। तो इनका शुभंकर आपको पता होना चाहिए कि CMS COP जो है 13वां जो था CMS COP 13, इसका जो शुभंकर है वो है गिब्बी सोन चिरैया, ये आपको पता होना चाहिए। और पहली बार भारत में इसका आयोजन किया गया। पहली बार CMS के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, किसी सत्र का आयोजन पहली बार भारत में किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष पर किया जाता है,
प्रत्येक 3 वर्ष पर एक बार इसका आयोजन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या किया गया है कि वर्ष 2023 तक के लिए जलीय प्रवासी पक्षियों हेतु CMS इन इसमें मतलब दूत नामित किया गया है किसको, रणदीप हुड्डा को। तो नोट कर लीजिएगा कि अगले 3 वर्षों तक मतलब वर्ष 2023 तक CMS के लिए जो दूत नियुक्त किया गया है, वन्य जीवों की जो प्रवासी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण कार्यक्रम के लिए जो दूत नियुक्त किया गया है वो रणदीप हुड्डा को नोट किया गया है, जो अभिनेता हैं बॉलीवुड। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है कि CMS कॉप जो है ये विशेषकर प्रवासी जो पक्षियां हैं उनके संरक्षण पर आधारित एक संगठन है, उनके संरक्षण पर कार्य करता है। प्रत्येक 3 वर्ष पर इसकी बैठक होती है। यह इसका 13वां सत्र था जिसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। और आपको बता दें कि प्रत्येक 3 वर्ष पर बैठक होती है, 13वां सत्र भारत में किया गया। पहली बार इसका कोई आयोजन भारत में किसी सत्र का इसका आयोजन किया गया है और इसने रणदीप हुड्डा को वर्ष 2023 तक के लिए दूत बनाया है, प्रवासी जलीय पक्षियों के लिए दूत नियुक्त किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की, क्योंकि सैन्य अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नवंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक जितने सैन्य अभ्यास आज के डेट तक हुए हैं सभी की चर्चा यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले सिम्बैक्स नामक सैन्य अभ्यास, सिम्बैक्स नामक जो सैन्य अभ्यास है, या दूसरा सिटमैक्स, ये जो सैन्य अभ्यास है ये हम करते हैं किसके साथ, सिंगापुर के साथ। तो भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। दूसरा सैन्य अभ्यास है मालाबार, काफी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से इसमें जोड़ा गया और इसमें शामिल होने वाले देश हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मालाबार होता है। मालाबार 2 चरणों में होता है। पहले इसके चरण का जो आयोजन किया गया वो बंगाल की खाड़ी में किया गया। दूसरे चरण का आयोजन अरब सागर में किया गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इसके बाद आपका आता है जापान, क्योंकि हमने देखा जापान के साथ मालाबार होता है, जापान भी शामिल है। तो क्या जापान के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं? जी हाँ, करते हैं। 3 प्रमुख एक्सरसाइज है जिसमें बोलते हैं जिमैक्स, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए धर्म गार्डियन, ठीक है। तीसरा आपको पता होना चाहिए सिन यू मैत्री नामक सैन्य अभ्यास हम जापान के साथ करते हैं। USA भी शामिल है मालाबार में। क्या हम USA के साथ सैन्य अभ्यास करते हैं? जी हाँ, USA के साथ भी हम सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसमें ब्रज प्रहार नामक सैन्य अभ्यास इस वर्ष हुआ है। तो आपको सिर्फ ब्रज प्रहार याद रखना है। इसके अतिरिक्त इसमें और कौन सा देश शामिल है? ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सैन्य अभ्यास करते हैं? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम करते हैं, जिसका नाम है पासेक्स नामक सैन्य अभ्यास जो है हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। ये भी आपने देख लिया। रसिया हमारा मित्र देश है। रसिया के साथ हम कौन सा इंद्र अभ्यास करते हैं? तो सबसे पहले इसके साथ हम इंद्रा करते हैं और एक का नाम है अभ्यास इंद्रा। एक इंद्रा है, एक अभ्यास इंद्रा है। अभ्यास इंद्रा जो है इसमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं और इंद्रा नामक जो सैन्य अभ्यास है इसमें नेवी भाग लेती है। तो इंद्रा जुड़ा हुआ कुछ भी आ जाए तो आपको आंख मूंद कर रसिया पर टिक करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा पड़ोसी देश आता है श्रीलंका। क्या हम श्रीलंका के साथ भी सैन्य अभ्यास करते हैं? जी हाँ, 2 सैन्य अभ्यास इस बार हमने किया है। एक तो है सिलीनैक्स नामक सैन्य अभ्यास है। दूसरा जो सैन्य अभ्यास है वो है मित्र शक्ति। तो सिलीनैक्स और मित्र शक्ति नामक हम सैन्य अभ्यास करते हैं श्रीलंका के साथ। ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा प्रतिद्वंदी देश है चीन के साथ हम सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास हम चीन के साथ करते हैं, ये पता होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। यहाँ आपको पता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आएंगे 26 जनवरी के अवसर पर, ठीक है। तो 26 जनवरी के अवसर पर भारत आएंगे, इसलिए ये देश आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अजय वॉरियर नामक अभ्यास हम करते हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ, अजय वॉरियर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जो इस बार हुए हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक देश आता है उज्बेकिस्तान के साथ हम करते हैं
डस्टलिक नामक सैन्य अभ्यास हम उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आपका देश आता है फ्रांस, जहां से हम राफेल ले रहे हैं। तो फ्रांस के साथ जो हम अभ्यास करते हैं उसका नाम है अभ्यास शक्ति। तो अभ्यास शक्ति नामक हम सैन्य अभ्यास हम करते हैं फ्रांस के साथ, जहां से हमने राफेल लिया है। और राफेल भारत में 2 जगह पे देखने को मिलेंगे, एक तो गुजरात में नियुक्त किए गए हैं, दूसरे अंबाला में। ठीक है, अब अगला देश आता है मंगोलिया। मंगोलिया के साथ भी हमने 2019 में अभ्यास किया था। कौन सा अभ्यास था? जिसका नाम था नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट, ये सैन्य अभ्यास अपने आप में महत्वपूर्ण है, नोमैडिक एलिफेंट। फिर मालदीव आता है, मालदीव के साथ हम सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है एक्यूबेरिन। एक्यूबेरिन नामक सैन्य अभ्यास मालदीव के साथ करते हैं। कजाकिस्तान देश आता है, कजाकिस्तान के साथ भी हम सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है कजिंद। तो कजिंद नामक सैन्य अभ्यास भी 2019 में हुए हैं। इसके बाद आता है मैत्री सैन्य अभ्यास, और जो मैत्री सैन्य अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैत्री सैन्य अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच होता है। तो जितने सैन्य अभ्यास पूरे वर्ष भर में हुए हैं उन्हीं की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त भी अन्य सैन्य अभ्यास भी हैं, लेकिन प्रश्न वही पूछे जा सकते हैं जो इन दिनों चर्चा में हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो भी सैन्य अभ्यास आपको बताए गए हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बांग्लादेश के साथ भी हम एक सैन्य अभ्यास करते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्ष 2021 में इसका आयोजन किया जाना है। तो बांग्लादेश के संदर्भ में भी जो सैन्य अभ्यास है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा है? संप्रीति। संप्रीति सैन्य अभ्यास 2021 में प्रस्तावित है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत बांग्लादेश के बीच का सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो जो सैन्य अभ्यास थे कुछ चर्चा में आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण थे पिछले 1 वर्षों के सैन्य अभ्यास, उनका भी जिक्र यहाँ पर कर दिया गया है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो मेरी नज़रों में थे वो समाप्त हो गए हैं। यदि आप लगातार साप्ताहिक वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफलतापूर्वक करके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी के जो विविध घटनाक्रम हैं, जैसे कुछ पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कल की वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। और कल की वीडियो जो होगी वो आपके संदर्भ में अंतिम वीडियो होगी मेरे द्वारा। और आप यदि रेगुलर चाहते हैं तो रेगुलर प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल पर जुड़ें। आज़ाद MPPSC यूट्यूब चैनल पर आज वीडियो पोस्ट की गई है, उसको देखकर बताएं कि कैसा लगा। और यदि जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स सीखने का नया तरीका आप देखेंगे और यह आपको रुचिकर लगेगा। ठीक है, चलिए यहीं पर आपसे चर्चा पर विराम करते हैं। आप सबकी परीक्षाओं के लिए आपको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब सफल हों, प्रारंभिक परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करें और मुख्य परीक्षा में बैठकर इसी बार अंतिम रूप से चयनित हो जाएं। और ये जो पढ़ाई लिखाई है बहुत पढ़ लिया, इससे छुट्टी मिल जाए आप सबको, तो निश्चित रूप से मेरी तरफ से आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। समस्या ये है कि आपके सेंटर बड़ी दूरी पर दिए गए हैं, उससे संबंधित समस्याएं थी, उसका निदान भी उसके लिए आवाज़ उठाई गई है, लेकिन आयोग और सरकार लापरवाह है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें भी कुछ किया नहीं जा सकता है। ठीक है, अपनी तरफ से जो प्रयास था वो मैंने किया है। अभी 2 मिनट बाद आपको इससे संबंधित भी वीडियो मिल जाएगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।